है। मतलब दो पहलू हैं इसके। एक तो ये कि अच्छी बात है और ये सभी कह रहे हैं कि एक विपक्ष है या एक राजनीतिक पार्टी हो अपनी यात्रा निकाले, लोगों से संवाद करे, और लोकतंत्र में इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक पार्टी जिसकी अपनी अंदरूनी स्थिति इस समय अच्छी नहीं है, और वो वाकई में अच्छी नहीं है, जिसके अंदर ही एक गुट बना हुआ है असंतुष्ट नेताओं का, फिर उसके बड़े नेता उसको छोड़ रहे हैं, उससे जा रहे हैं, तो देखिए ये सब जनता की नजर में आता है। अब जनता उसकी उस यात्रा को देखेगी या जनता ये देखेगी कि भाई ये तो वो लोग यात्रा कर रहे हैं जिनके अंदर ही खुद सब कुछ सही नहीं है, वो आउटपुट क्या लेगा, वो मैसेज क्या जाएगा? नहीं, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर परिवार के अंदर में किसी एक चीज पर को लेके मतभेद है, और मैं कांग्रेस को एक परिवार के रूप में देख के बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो सारे कामकाज को छोड़ करके सिर्फ अपने परिवार के अंदरूनी मतभेद को ही सुलझाते रहे, और जो उसके जो 10 और काम होते हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता। आप ये जरूर कह रहे हैं, वो हम सब जानते हैं कि वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर परिवार के अंदर, अगर पार्टी के अंदर नेता असंतुष्ट है, नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो पार्टी में ये कोशिश होनी चाहिए थी कि उन नेताओं से संवाद करना चाहिए, और ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे नेताओं की नाराजगी दूर की जाए। लेकिन क्या इस तरह का प्लान, जो जिस बात का जिक्र हो रहा है, भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है, जिसका प्लान पहले किया गया था, क्या पार्टी के अंदर में अगर अच्छे खासे नेता या कुछ ही नेता असंतुष्ट है, तो वो कार्यक्रम, भारत जोड़ो कार्यक्रम जो पहले से निर्धारित था, उसे छोड़ सारी की सारी पार्टी या बड़े नेता उसके अपने परिवार पार्टी के अंदर कलह सुलझाने में लग जाते? मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। पार्टी की यात्रा भी चलती रहेगी, और लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि पार्टी के अंदर अगर नेताओं के बीच में मतभेद है, असंतोष है, पार्टी को चाहिए कि उस पर भी ध्यान दे। जब इस तरह की यात्रा निकलती है तो मुझे नहीं लगता कि जनता सिर्फ इस बात का ही जिक्र करेगी कि भाई पार्टी अपना तो घर सुधार नहीं पा रही, संभाल नहीं पा रही है, और भारत जोड़ो एक तरह से यात्रा निकाले हुए है। जब जनता को जो चीजें पॉजिटिव नजर आती है वो पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे, जो चीजें उन्हें नेगेटिव नजरिए से नजर आएंगी वो नेगेटिव नजरिए से देखेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की यात्रा में कोई नुकसान है। भले ही पार्टी के अंदर में भी अंदरूनी कलह है, पार्टी को दोनों स्तर पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, पार्टी को दोनों स्तर पे काम करने की जरूरत है। तो आलोक जी, इस समय चलिए एक यात्रा की तो शुरुआत हो गई, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कोई अपडेट, कुछ आगे बड़ी बात? मुझे लगता है कि मीडिया के सभी साथियों को बता दिया गया था। पूरा शेड्यूल पब्लिक डोमेन में है। जिसको भी नॉमिनेशन भरना है वो नॉमिनेशन भरेगा। हम तो केवल ये जानना चाहते हैं, हमसे तो प्रोग्रेस पूछी जा रही है। जी जी। जेपी नड्डा साहब के खिलाफ कौन लड़ा था हमें पता ही नहीं चला। अमित शाह जी के खिलाफ कौन लड़ा हमें पता ही नहीं चला। कब शेड्यूल था, किसने चुनाव लड़ाया, राजनाथ जी के खिलाफ कौन था, पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी हम गौरवान्वित हैं इस माध्यम से कि कम से कम मीडिया हमसे सवाल पूछता है, और मीडिया को भी पता है कि कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी में चुनाव नहीं होता है। खैर, अच्छी बात है, वो प्रोसेस आगे चल रहा है और वो प्रोसेस विधिवत आगे चल रहा है। अब बात आती है आज की यात्रा के ऊपर। देखिए, यात्रा जो है, बार बार कहा गया कि गुजरात छोड़ दिया, फलाना छोड़ दिया, वो राज्य छूट गया। मैंने कहा कि जिस तरह से गंगा माँ की तमाम शाखाएं हैं, जिस तरह से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वैसे ही ये यात्रा जो है नदी के समान इस पूरी यात्रा में मिलेगी। और इसका रूट तय करने में दो चीज़ों का अहम स्थान रखा गया। पहली चीज़ एक ध्यान जो रखी गई, वो ये ध्यान रखी गई सिक्योरिटी, कि कितने लीडर्स वहाँ पर पैदल चलेंगे, क्योंकि ये यात्रा बुलेट प्रूफ कार में या टोयोटा के रथ में नहीं है, ये यात्रा सड़क पर है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कारण था और सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसका संज्ञान लिया। उसके बाद दूसरा जो कारण था वो ये था कि पूरी यात्रा 3570 किलोमीटर पैदल चलनी है। तो नदी है, नाले हैं, ज्योग्राफी है, पहाड़ है, कुछ और है, तो कहीं पर भी ना नाव से चलना पड़े, ना कहीं पर भी गाड़ी से चलना पड़े, ना कहीं ट्रेन से चलना पड़े। उस एंगल से यात्रा
बनाई गई है। हमने 3 स्पष्ट इसकी चीज़ें बताई। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, नो डाउट। हम कोई एनजीओ नहीं चला रहे, पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट भी करेंगे, जनता तक संदेश भी देंगे, कार्यकर्ताओं के अंदर अपनी ऊर्जा भी भरेंगे, सारे काम होंगे। लेकिन इसका मूल उद्देश्य है कि जिस तरह से भारत माँ की अस्मिता को जिस तरह से इन्होंने चोट पहुंचाई है, चाहे वो संवैधानिक आधार पर हो, चाहे वो सामाजिक आधार पर हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो अर्थनीति हो, सब जगह से जिस तरह से इन्होंने देश को खोखला कर दिया है। देश के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया और साहब टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हुए घूम रहे हैं। हम देश की जनता के बीच में जाएंगे। जहां तक बात है कि क्या वैसे नहीं पता चलता, वैसे नहीं पता चल रहा है। मीडिया का एक बहुत वर्ग जिसका काम था ये कि महंगाई और बेरोजगारी को प्रमुखता से लें, वो शाहरुख खान के बेटे की पुड़िया ढूंढने में लगा रहता है कई महीने तक। जिस तरह से तमाम इश्यूज जो इश्यूज नहीं हैं, हिंदू मुसलमान क्वेश्चन मार्क लगाइए, शाम को टीवी पे चलाइए, टीआरपी मिलती है। आज हमें मजबूरी में जाना पड़ा है कि किस तरह से इन इश्यूज को जनता तक पहुंचाया जाए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो देश का जो मूल आधार था स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अभी तक, उसको पूरी तरह से इन्होंने छेड़ दिया है। 12 राज्यों में 2 यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में जाएगी। 150 दिन तक 25 किलोमीटर हम डेली चलेंगे। मुझे लगता है देश की जनता सब समझ रही है। नकारात्मकता बीजेपी के ब्लड में है। रथ यात्रा निकली तो क्या भाषण दिए जाते थे, आलोक जी याद है आपको रितंबरा के भाषण और उमा भारती के भाषण। आज हमने पॉजिटिव नोट पर एक यात्रा निकाली है कि देश को जोड़ा जाए, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। देश जिस तरह से विखंडित होता जा रहा है, सांस्कृतिक तौर पर भी, सब आधार पर हम उसको जोड़ें। आज लेकिन बीजेपी से वो भी नहीं पच रहा है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने अंग्रेजों से सीखी है और वही इनके ब्लड में है। जिस तरह से भाषण दिए गए थे रथ यात्रा में, वैसे भाषण नहीं दिए जाएंगे। एक धर्म के खिलाफ और दूसरे धर्म को गालियां नहीं दी जाएंगी। हम जनता की सुनेंगे, सुनवाई के मोड में हैं हम एक तरफा काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की तरह के मत की बात करेंगे और फिर चले जाएंगे और 8-8 साल तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आलोक जी एक सवाल है, अब बुरा ना मानिएगा उसका, कि मैं जब भी राहुल जी को सुनता हूं तो वो अब या तो बीजेपी पे हमलावर होते हैं या आरएसएस पे हमलावर होते हैं। तो बात तो फिर वही हो गई, आप बात तो वही करेंगे ना कि भाई इन्होंने ये गलत किया, ये गलत किया, ऐसा खराब है, ये खराब है। तो फिर तो दोनों तरफ से एक जैसी बात हो गई। आप कह रहे हैं कि हम कुछ अलग नहीं करने वाले, तो क्या उसकी जगह राहुल गांधी ये ना कहेंगे कि हम ये करके दिखाएंगे, हम ये ठीक कर देंगे, हम ये बेहतर कर देंगे, हम ये अच्छा कर देंगे, उन्होंने जो किया वो किया? नहीं, देखिए हम वही कह रहे हैं। हम तो भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो बेहतर की तो बात कर ही रहे हैं हम। और हम जो तमाम इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल और फॉरेन पॉलिसी हमने 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 में अच्छे से चलाकर दिखाई है इस देश को। किस तरह से महंगाई उसके बाद बढ़ी है, बेरोजगारी जिस तरह से उसके बाद बढ़ी है। आज 5 किलो का राशन देके आप पूरा एहसान टेक रहे हैं नमक की थैली के ऊपर अपना फोटो खिंचवाकर। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा पॉजिटिव ही बात करती है। लेकिन जिस तरह से आज का माहौल है, आज भी पंडित नेहरू को कोसा जाता है संसद में खड़े होकर। कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है। कांग्रेस पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की कमियां नहीं निकालते हैं, कहाँ रहते थे, किसके घर में रहते थे, क्या करते थे। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाते हैं ये लोग। मुझे लगता है कि मीडिया के साथियों को भी सकारात्मक सोचना चाहिए। एक अच्छी यात्रा निकल रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और हम तो जितने तमाम जो हमारे लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो भी दल हैं राजनीतिक, आप लोग बार-बार मीडिया पे आ रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बार-बार अब अगर उसकी बात हो रही होती तो फिर ये डिबेट ही हम क्यों कर रहे होते। आज शाम को आप देखिए तमाम टीवी चैनल्स पे तो राहुल गांधी साहब कटे हुए थे, मीडिया का कवरेज हुआ। तो बार-बार मीडिया को क्यों ला रहे हैं कि वो जैसे कुछ उसमें बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। हम बैठ के 5-6 लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और क्या हो सकता था इसमें? आज की बात नहीं है, आज की नहीं भट्ट साहब, आज की बात नहीं है। पिछले 8 साल का इतिहास उठाकर देखिए, हिंदू मुसलमान की डिबेट और आगे क्वेश्चन मार्क लगाकर प्रश्नवादी कांग्रेस के भी प्रवक्ता आते हैं, आप भी अपनी बात रखते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस नहीं आती है। कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मीडिया का वर्ग बीजेपी का पिट्ठू बनकर रहा है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और उन्होंने बीजेपी का एजेंडा चलाया है। ये दुर्भाग्य है देश के लिए। मैं सीएनबीसी आवाज की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो काफी नहीं, मैं पर्टिकुलर ले भी नहीं रहा उस चीज को, लेकिन मैं जस्ट बात करना चाह रहा हूं कि भाई ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप भी अपनी बात रखते हैं, ये भी आके अपनी बात रखते हैं। कई डिबेट के तरीके अलग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता को समझ में सब कुछ आता है। ऐसा नहीं होता कि अगर 1 घंटे आप लोगों ने यहाँ पे आके कुछ बात कर ली तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तुहिन सिन्हा साहब अब ये कह रहे हैं कि ये जाके सरकार की कमियों को गिनाएंगे,
चाहिए, ये जाके सरकार के जो भी प्रोग्राम्स हैं अगर वो नहीं हो पाए हैं, पिछले 8 आपके जो 2 टर्म है, दूसरा टर्म चल रहा है, वहां पर आपने क्या कर दिया, उससे पहले यूपीए ने अपने 2 टर्म्स में बहुत शानदार काम किया था। क्या आप ये कहेंगे कि इस समय जो सरकार है उसके सारे ही काम इस तरीके के हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो बात हो आपकी दूसरी खाद्यान्न की बातें हो या महंगाई की बातें हो, ये सब चीजें बस आपके काल में ही इतनी ऊपर गई, बाकी सब कुछ देश में लगभग उससे पहले ठीक ही चला? देखिए, एक एक करके 2-3 मुद्दों पे आ जाते हैं। महंगाई की बात अगर करें तो इस साल जब 2.5 महीने से ऊपर जो है रशिया यूक्रेन का वॉर चला, उसके बाद भी हमारी रिटेल इन्फ्लेशन का दर 7% से नीचे है। अगर यूपीए के स्पेशली यूपीए 2 के कार्यकाल से आप इसकी तुलना करें तो उनके तो आधे समय में जो सेकेंड कार्यकाल था 10% से ऊपर होता था रिटेल इन्फ्लेशन। आप सारे महीनों की गिनती कर लें तो आप ये सोचिए, आप तो मतलब सीएनबीसी एक बिजनेस चैनल है, सुबह से आप मार्केट्स देखते हैं। पूरे विश्व में अगर कोई मार्केट आज सक्रिय है, अच्छा कर रहा है, तो इंडियन मार्केट्स कर रही है। तो केवल ये कहना इनका कि दो लोगों को, 2 मित्रों को आपने बेनिफिट पहुंचाने के लिए पूरे देश को परेशान किया। अरे अदानी को कितना बिजनेस मिला है, शिवसेना कांग्रेस गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र में थी, कभी ये भी तो बताइए लोगों को। मैं बताऊं, असलम शेख जो यहां पोर्ट के मिनिस्टर थे, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अदानी को दिए। तो लोग जो है ना, तो आज कांग्रेस मीडिया को, ना जनता को, ना आम आदमी को, किसी को कन्विंस नहीं कर पा रही है, क्योंकि कांग्रेस का दोहरा रवैया जो है वो आज पूरी तरह से उजागर हो गया है। देखिए, कांग्रेस के इस पतन का मैं 2 कारण मानता हूं, और जब तक ये 2 कारण ये सुधारते नहीं है, ये कोई भारत जोड़ो यात्रा इनके हित में, इनको इस डूबती नैया को बचाने में मदद नहीं कर सकती। पहला है वैचारिक भ्रष्टाचार। जो पार्टी आज भी जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के खिलाफ बोल रही है, वो भारत जोड़ो के बारे में उसका बात करना जो है वो शोभा ही नहीं देता। अगर ये आर्टिकल 370 एकमात्र ऐसा चीज है जिसने पिछले 70 सालों से कश्मीर का संपूर्ण विलय भारत से रोक रखा था, हमने हटा भी दिया, और कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है पिछले 3 सालों में वो सब आपने देखा है। दूसरी बात जो है, अनुशासन का अभाव इनके नेताओं में। अगर ये आधे समय बाहर रहेंगे, कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, अभी भी ये मान लीजिए कि 2-3 महीने भारत जोड़ो यात्रा तो जोर शोर से कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर राहुल गांधी फिर से 1 महीने गायब हो जाते हैं तो वो सारा मेहनत जो है उस पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आज तो मैं कुछ और देख रहा हूं, ये लड़ाई जो है ये कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं है, ये परिवार का कंट्रोल बचाने के लिए। और ये जो रॉबर्ट वाड्रा का जो पोस्टर आया है आज कांग्रेस के इस कैंपेन में, वो इस बात को प्रमाणित करता है। तो अगर ये राहुल गांधी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कांग्रेस को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, कांग्रेस की जो अगली पीढ़ी है गांधी की, रॉबर्ट वाड्रा और शायद उनके संतान, उनकी एंट्री कांग्रेस में, उनका कमान जो है कांग्रेस का, वो आसान हो जाएगा। ठीक है आलोक साहब, ये बात तो तथ्यपरक है और मैं भी मानूंगा कि हाँ जी, आप ही के पास